हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और साथ ही साथ आपकी ये ईवीएस की क्लास 4 है और बाकी की 3 क्लास आपने अवश्य देख ली होंगी। नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासें एक साथ मिल जाएंगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें एक साथ देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको क्लासें थोड़ा अब बड़ी मिलेंगी वीडियो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका ज्यादा टाइम ईवीएस में ही लग जाए। और इसलिए हम इसे जल्दी से समाप्त करके जल्दी ही हिंदी पेडागोजी की क्लासेस शुरू करेंगे और साथ ही साथ आपको इन दोनों ही सब्जेक्टों की प्रैक्टिस भी करानी है। अभी थोड़ा दीपावली की वजह से ये सारी चीजें नहीं हो पा रही है। दीपावली के बाद आपको सुबह के टाइम और शाम के टाइम दोनों टाइम आपको क्लास मिलेंगी, यानी दोनों ही टाइम आपको वीडियो मिलेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों को। तो आज का हमारा चैप्टर है अमृता की कहानी। देखो, ये अमृता बिश्नोई थी और अभी आप सुन रहे होंगे लोनेश बिश्नोई, जिन्होंने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। और उनका कहना है कि या तो वो माफी मांगे, काले हिरण को उन्होंने मार दिया था, या फिर उन्हें हम मार देंगे। देखो, इनकी ये जो कहानी थी वो यही से शुरू हुई है, अमृता बिश्नोई से। ये लोग जो बिश्नोई समाज है, ये पर्यावरण से बहुत ज्यादा प्यार करता है, चाहे वृक्ष हो, चाहे पशु पक्षी हो, सभी से, यानी ये अपनी जान तक दे देते हैं। तो चाहे आपका कोई सा भी, ठीक है, एग्जाम हो, चाहे वो आपका यूपी टेट हो, एच टेट हो, रीट हो, ठीक है, और एस टेट हो, सी टेट हो, यानी आपके किसी भी एग्जाम में अगर ईवीएस से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ईवीएस अगर आपका सिलेबस में है, तो इस चैप्टर से प्रश्न आपका अवश्य ही बनता है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, तो इसे हम अवश्य पढ़ेंगे और इसे थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या है ये, कहाँ से इसकी कहानी शुरू हुई थी। बात करते हैं अमृता की कहानी। और देखो, एनसीईआरटी बुकों में हम सिर्फ वही वही पढ़ रहे हैं जहां जहां से आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। सारी बुक नहीं पढ़ रहे हैं। सारी बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा डालती हूँ, तो वहां आपको इसकी सारी पीडीएफ मिल जाएगी। थोड़ा से कहानीनुमा थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। वैसे तो मैं इसको आपको थोड़ा सा ऐसे ही सुना दूंगी, लेकिन हम इसी के साथ पढ़ेंगे। ये बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। और हाँ, ये किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजडली गांव में की रहने वाली थी। जानते हो उस गांव का नाम खेजडली क्यों था? उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे, ठीक है। प्रश्न आपके यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं कि खेजडली गांव क्यों प्रसिद्ध है। खेजडली के अ, आपके वृक्षों के कारण। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर, न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। गांव वालों को बुजुर्गों की कही बातें आज भी याद थी। उनका कहना था कि अगर पेड़ है तो हम है। देखो कितना अच्छा विचार है इसका, अगर पेड़ है तो हम है। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं। देखो, जानवर और पेड़ मनुष्यों के बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन मनुष्य इनके बिना जिंदा नहीं रह सकते, और ऐसा हमको अवश्य सोचना चाहिए। देखो, कोरोना काल में ये सारी चीज हमने समझी भी थी, लेकिन हम फिर से भूल गए और फिर से हम अपने अ, उसी जीवन पर आ गए और पेड़ों के महत्व को, अभी भी हम ज्यादा पेड़ पौधों पर को महत्व नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन पेड़ हैं तो हम हैं। अमृता के दोस्त। अब देखो, अमृता के दोस्त कौन कौन है। अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी, यानी उसके जो भी दोस्त है वो क्या कौन है, पेड़ है। अमृता के लिए रोज उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। वह उस पेड़ से लिपटकर उसके कान में धीरे से कहती, दोस्त, तुम सुंदर और ताकतवर हो, तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो। इसके लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चों की भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा अमृता की कहानी हो गई। अब देखो, ये बात करते हैं कि पेड़ खतरे में। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वो अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी।
और ये सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों के डराए धमकाने पर भी नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के एक ही बार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। ठीक है। अमृता को देखकर उसकी बेटियां और गांव के 300 से ज्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर जान दे दी थी। यानी 363 लोगों ने जान दी थी, ऐसा सुनने में आता है। ठीक है, 300 से अधिक यानी 363 लोगों ने अपनी पेड़ों से लिपट करके जान दे दी थी। सोचने की बात है, हम कितना कर सकते हैं। ठीक है, इन बच्चों के लिए, इन जानवरों के लिए, इस पर्यावरण के लिए। तो बिश्नोई होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें ये बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान दे सकते हैं। ठीक है, यानी राजा ने भी विश्वास नहीं किया कि कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान दे सकते हैं। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों को पेड़ों के प्रति प्यार देखा। राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा और नहीं शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी लोग, यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। तो ये बिश्नोई की कहानी थी। ठीक है, अमृता बिश्नोई की। तो अमृता बिश्नोई ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, अपनी 3 बेटियों शायद। कितनी बेटियां थी इनकी? 3 बेटियों और 300 से अधिक। ठीक है, लगभग 363 आपको मिलते हैं, कहीं 360 मिलते हैं, कहीं 365, इस तरीके से। लेकिन 363 आपको 300 से अधिक मिलेंगे। और खेजड़ली से प्रश्न आपका बनता है। खेजड़ी ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। यानी खेजड़ी क्या है, ये रेगिस्तान में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है और इसकी जो छाल है, ठीक है, छाल आप जानते ही होंगे, तो ये दवा के काम आती है। तो इस तरीके से आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं। दूसरा चैप्टर है आपका अनीता की मधुमक्खियां। तो मधुमक्खियों से भी प्रश्न आपका सीटेट में बहुत पूछा जाता है। मधुमक्खियों की एक एक लाइन आपको अवश्य पता होना चाहिए, क्योंकि वहां घुमा करके प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं कि रानी मक्खी का क्या कार्य है, श्रमिक मक्खियों का क्या कार्य है। ठीक है, इस तरीके से, और वहां आप भूल जाते हो। और फिर आपके एबीसी वाले प्रश्न अब ज्यादा आते हैं, जैसे ए बी सी डी चारों सही है, या फिर ए बी सी सही है, या फिर ए बी सही है, इस तरीके से। तो अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है एक एक लाइन को, तो फिर आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आपको एक एक लाइन अवश्य पढ़नी है। तो थोड़ा सा हम इसे भी कहानी को पढ़ते हैं। मेरा नाम अनीता खुशवाहा है। मैं मुजफ्फर जिले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। देखो, एनसीईआरटी अगर आपको बोरिंग भी लगती हो, ठीक है, मन नहीं करता हो, फिर भी आप इन्हें एक बार अवश्य पढ़ लें। इसलिए पढ़ लें क्योंकि आपको सीटेट पास करना है और भविष्य में आपको जॉब लेनी है। तो आप इन्हें अवश्य पढ़ें। अगर देखो, आप अभी सीटेट के लिए वन लाइनर से पढ़ सकते हो या कहीं से किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप केवीएस की तैयारी करते हो, डीएसएसबी की तैयारी करते हो, वहां आपके एक एक लाइन से प्रश्न बनता है। किस चैप्टर का क्या नाम है, किस चैप्टर में कौन कौन से आपके मतलब पात्र हैं, उनके नाम तक भी केवीएस में पूछ लिए गए हैं। मैंने केवीएस का एग्जाम दिया है, तो इसलिए मुझे पता है। ठीक है, आप प्रश्न पत्र केवीएस का लिख सकते हो, वहां से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो जब भी आप आगामी टीचिंग की तैयारी करते हो, तो वहां आपको ये एनसीईआरटी फिर से पढ़नी पड़ेगी। तो आप अभी से पढ़ना अवश्य शुरू कर दें। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया
उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गांव के एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना जरूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता है। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे, पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। ठीक है, ये इन्होंने अपनी स्टोरी बता रही है। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि छठी कक्षा से खर्चा बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ ही लिया। मैं अपने छोटे से बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे जो पैसे मिलते, उनसे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाई। अब देखो, इतनी सी छोटी सी उम्र में, ठीक है, कक्षा 5वीं पास करके ही इन्होंने ट्यूशन यानी कोचिंग शुरू कर दी। मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार से पढ़ाती थी यानी प्यार करती थी। तो इस ये भी हमारा एक नियम है कि जितना आप बच्चे को प्यार से समझा सकते हो, बच्चे उतने ही टीचर से लगाव करते हैं और अच्छे से सीखते भी हैं। अब देखो, आरटीई एक्ट अधिनियम 2009, और आपको ये आरटीई एक्ट 2009 अच्छे से पढ़ना है। एनसीएफ 2005 भी पढ़ना है। एनईपी 2020 भी पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी से प्रश्न आपके बनते हैं। तो ये 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। और देखो, ये 6 से 14 वर्ष यानी ये सामान्य बच्चे आते हैं आपके। और बात आती है विकलांग बच्चों की, दिव्यांग बच्चों की। तो वहां आपको 6 से 16 वर्ष तक, ठीक है, 16 या फिर 18 वर्ष तक भी मिल जाता है, लेकिन ये दिव्यांग बच्चों के लिए है। और 14 वर्ष तक ये सामान्य बच्चों के लिए है। धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माँ पिताजी ने मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। मुझे पढ़ने के लिए काफी समय मिल जाता था। देखो, राज की बात, मैंने किसी को बताए बिना मोटर बाइक चलाना भी सीखा। बहुत बार चोट लगी, पर मजा आया। अब देखो, मधुमक्खियों के पालन की बात करते हैं। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। प्रश्न आपका इस लाइन से बनता है कि मधुमक्खियों को क्या लुभाता है? तो मधुमक्खियों को लीची के पेड़ बहुत लुभाते हैं, फूल, ठीक है। इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये काम कर लूं। तब मैंने गांव में मधुमक्खियां पालने के लिए एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी, ठीक है, यानी सभी लड़के थे, ये सिर्फ अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। ये इस लाइन से आपका प्रश्न बहुत बनता है कि मधुमक्खियों के अंडे देने का कौन सा टाइम है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक है। इस तरीके से एक एक ये लाइन आपको अवश्य पता होना चाहिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय भी यही होता है। तो इस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ से आपके प्रश्न कोई नहीं बनते हैं। हाँ, आगे बढ़ेंगे हम। देखो, सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियां हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और खरीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ भी सूज जाते थे, दर्द होता था। पर कहती किससे, ये काम तो मैंने स्वयं अपनी इच्छा से शुरू किया था। यानी हमारे अंदर इच्छा शक्ति हो तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। लीची के फूल कब खिलते हैं? लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। ये देखो, आपका प्रश्न है। और मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से में 12 किलो शहद मिला, जो मैंने बाजार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। मेरे पास 20 बक्से हैं। अब देखो, प्रश्न आपके कहाँ कहाँ से बनते हैं। प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। इस लाइन को हम पढ़ेंगे। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। देखो, रानी मक्खी ही सिर्फ अंडे देने का काम करती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। यानी ये जो
ठीक है, काम करने वाली मक्खी होती है, ये क्या करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूँढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरह का नाच करती है, उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है, वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, यानी छत्ता बनाने का काम भी श्रमिक मधुमक्खियों का ही होता है और बच्चों को पालना भी। ये बच्चों का पालने का काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस लाती हैं, ठीक है, छत्ता भी बनाती है, बच्चों को भी पालती है, ये सारे काम श्रमिक मक्खियों के होते हैं। ये ना हो तो छत्ता न बने और न ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं, ठीक है, ये नर जो मधुमक्खियां होती हैं वो ज्यादा कुछ खास काम नहीं करती हैं। मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर ही रहती हैं। देखो, अब चींटियों से भी प्रश्न आपका बनता है। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, जैसे रानी मधुमक्खी वहां अंडे देती है, इसी तरीके से यहाँ ये चींटियां भी, रानी चींटी अंडे देती है। और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, यानी बिल के सामने खड़ी रहती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और तते ये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। और ये आपका तीसरा चैप्टर है, ओमना का सफर। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। देखो, प्रश्न आपका यहाँ से बनता है कि दोपहर का समय था, स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। जल्द ही ट्रेन प्लेटफार्म पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी, आज सुबह सुबह ही ये ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। देखो, ट्रेन की टिकट से आपके प्रश्न बनते हैं। तो ट्रेन की टिकट से हम यहाँ नीचे इसका दिया गया होगा। ये देखो, कुछ जगहों पर जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। क्या तुम ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हो और उनके नाम लिखो। ये बच्चों से आप एक्टिविटी करवा सकते हो। रेल टिकट देखो, नीचे दी गई बातों को टिकट में ढूंढकर उन पर अलग अलग रंगों से गोला बनाओ और चर्चा करो। देखो, रेल टिकट में क्या क्या पूछा जाता है और प्रश्न आपका यहाँ से पूछ लिया जाता है कि क्या डेट ऑफ बर्थ आपकी दी पूछी जाती है, नाम पूछा जाता है, तो क्या क्या पूछा जाता है। तो रेल के टिकट में आपका ट्रेन का नंबर, ठीक है, ट्रेन का नंबर दिया गया होता है। सफर शुरू होने की तारीख दी गई होती है। बर्थ एवं डिब्बे के नंबर दिए गए होते हैं। डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है। इस तरीके से प्रश्न घुमा के पूछ लिया जाता है। कितना किराया है आपका और कितनी दूरी आप सफर करोगे, ये सारी चीजें ये रेल टिकट में आपकी दी गई होती है। देखो, ये कोच है, सीट वर्थ है आपकी, लिंग, आयु, यात्रा अधिकार पत्र, रिटायर, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी। और ये टाइम भी दिया गया है आपका। तो इस तरीके से ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो इसकी भी आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम। अब प्रश्न आपका कर्णम मल्लेश्वरी से बनता है, ठीक है। तो कर्णम मल्लेश्वरी ये कौन थी, क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तब इसे वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब भी एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं, यानी ये क्या है, वेट लिफ्टर है। तो इनका प्रश्न इस तरीके से बनता है कि ये कहाँ की थी, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी और कब से वजन उठा रही थी, 12 साल की उम्र से, ठीक है। और इन्होंने भारत के लिए कितने मेडल जीते हैं, तो इन्होंने भारत के लिए 29 मेडल जीते हैं। और साथ ही साथ कबड्डी के खेल की बात करते हैं। तो क्या तुम्हारे यहाँ लड़कियां कबड्डी खेलती हैं, इस तरीके से बच्चों से आप चर्चा कर सकते हो। तो ये देखो, आपके ये फोटो देख पा रहे होंगे। ये फोटो देखो, लगता है ना दादी नानी, पर ये आम दादियों नानियों से अलग है, ठीक है। ये फोटो 3 बहनों की है, ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई में रहती थी। ये तीनों कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। ज्वाला बताती है, जब हम छोटे थे तब लोग लड़कियों को ये खेल खेलने नहीं देते थे।
लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना चपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते थे, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते थे। ठीक है, यानी हमारे यहाँ ये सारी चीजें नहीं होती थी। तीनों बहनें काफी छोटी थी जब इनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला। दोनों मामा खो खो कबड्डी खेला करते थे, उन्हीं से ही शौक इन बहनों को आया। ज्वाला और लीला बताती हैं, आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे। माता पिता भी मदद नहीं करते थे, लेकिन हम सोचते थे कि लड़कियों को कबड्डी जरूर खेलना चाहिए। माँ और मामाओं ने हमें कभी नहीं रोका। हम तीनों कबड्डी खेलना सीखा और अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को भी खेल में शामिल किया। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज इतने सालों बाद भी चल रहा है। लीला और हीरा अपने मैचों के बारे में बड़े जोश से बताती हैं कि कहीं मैच तो बिल्कुल हारते हारते जीती। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो मन में ठान लिया था कि कभी हार नहीं माननी है। उन मैचों के दौरान कहीं मजेदार घटनाएं भी हुई। एक बार वे एक शहर में एक बड़ा मैच खेलने गई। मैच शाम को 6:30 बजे शुरू होना था। हम 3 से 6 की पिक्चर देखने चले गए। हमने सोचा कि मैच के समय तक तो वापस पहुंच ही जाएंगे। पिक्चर शुरू हुई थी कि हाल में हल्ला मचने लगा। पता चला कि हमारे मामा हमें ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में एक टॉर्च थी। वे एक एक करके हम सबके चेहरों पर रोशनी डालकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मामा ने वही हाल ही में हमें डांट लगाई। तो ठीक है, इस तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं और आपके प्रश्न पूछ किए जाते हैं कि खो खो में और इन सारी टीमों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 15 बच्चों की 2 टीमें बांटकर रखो और खो खो खेलना है। इन तीनों में 7-7 खिलाड़ी होंगे। एक खिलाड़ी बच जाएगा, नहीं तो टीमें बराबर नहीं हो पाएंगी। ऐसा होने पर तुम क्या करते हो? क्या कभी बीच का बिच्छू बने हो? उसके बारे में बताओ। यानी किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इस तरीके से भी आपके प्रश्न बनते हैं। वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज की वीडियो हम यही स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से हम ईवीएस फिनिश करेंगे क्योंकि ईवीएस के हमें प्रैक्टिस भी लगाने हैं। वीडियो पर आप थोड़ी सा प्यारा सा कमेंट नहीं करते हो, आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, क्योंकि आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। और आपको किस सब्जेक्ट पर टिप्स चाहिए, ठीक है, किस सब्जेक्ट पर ट्रिक और टिप्स चाहिए उसका भी कमेंट कर सकते हो, तो उसी पर आपको ट्रिक और टिप्स भी दी जाएंगी। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।